वेलकम बैक। मैं हूं आरिस और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद आरिस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक इंडियन साल्ट बिजनेस के बारे में। हम आज जानेंगे कि इंडियन साल्ट बिजनेस जो है ये बिजनेस का रूप कब लिया और इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई। चलिए इससे पहले कि बहुत सारी बातें करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो उसने आते ही ब्रिटिश जो थे वो कॉटन, मसाले और जो भी भारत में बहुत ही आवश्यक चीजें थे उसकी कीमत पहचान गई थी और धीरे धीरे उस बिजनेस में ये लोग मोनोपोली करने लगे और तभी इनकी नजर पड़ी इंडियन साल्ट पे, जो उस समय इनको काफी अपॉर्चुनिटी दिखी और इसमें काफी पैसा दिखा कि इससे करने से और भी ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है और धीरे धीरे इस बिजनेस में आ गए। उस समय भारत में सिर्फ नमक दो ही जगह बनाए जाते थे, एक कच्छ में और दूसरा उड़ीसा में। वे धीरे धीरे इस बिजनेस में आए और अपना मोनोपोली क्रिएट करने लगे और तभी उन्होंने पहली बार इंडियन साल्ट पे टैक्स लगाया जो कि 75% था। यानी पहले जो 40 केजी नमक 2 रुपए में आती थी, अब 75% टैक्स बढ़ करके 3.5 रुपए की हो गई थी और जिससे काफी पैसा बनाया। तब समझ में आया कि इस बिजनेस में हम और भी पैसा बना सकते हैं, इससे और भी पैसा कमा सकते हैं। तब उन्होंने 1835 में एक सॉल्ट लॉ लागू किया जिसके अनुसार भारत में भारतीयों को ही नमक खरीदना पड़ता था। यानी कि जो यहाँ पहले से रहते थे उनको ही अपने ही देश में नमक खरीदना पड़ता था और महंगाई की मार इतनी पड़ी कि आम जनता को नमक अफोर्ड करना काफी मुश्किल हो गया और तभी यहाँ पे एंट्री हुई महात्मा गांधी की। उन्होंने 2 मार्च 1930 को वायसराय को एक लेटर लिखी कि जल्द से जल्द नमक कानून को हटाया जाए वरना हम लोग काफी इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे और एक विशाल जन आंदोलन करेंगे। और उस समय ब्रिटिश के साथ साथ इंडियन मीडिया ने भी महात्मा गांधी की काफी मजाक उड़ाई। इस नियम में कोई बदलाव नहीं होने के कारण पुनः 10 दिन बाद यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से लेकर अहमदाबाद के दांडी नामक गांव के लिए एक विशाल जन आंदोलन का आरंभ किया जो कि 385 किलोमीटर दूर था और शुरुआत में 80 से भी कम लोगों ने गांधी जी के साथ चलना स्टार्ट किया और 385 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते 80 लोगों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे 80,000 लोगों में तब्दील हो गई और वहीं पे नमक बना करके नमक आंदोलन का दौरा। इससे एक बहुत ही शानदार लेसन सीखने को मिलती है कि अगर आप सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करोगे तो साथ देने वालों की कमी नहीं रहेगी। अर्थात अगर सही तरीकों से काम करोगे ना तो साथ देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे और आपको साथ भी देंगे। इसके बाद 4 मई की रात्रि में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। देखते देखते लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि 80,000 से ज्यादा लोग जेल में जाने लगे और तभी शुरुआत हुई जेल भरो आंदोलन की। देखते देखते बहुत सारे लोग जेल जाने, इतने लोग जेल गए कि उस समय जेल में जगह कम पड़ने लगी, जेल कम पड़ने लगी और उस समय ब्रिटिश को मजबूरन साल्ट लॉ को खत्म करना पड़ा। तभी लोगों को समझ आई अपनी ताकत और लोगों ने समझा कि अगर हम एकजुट होकर एक अपनी आवाज बनाएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसके बाद बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन ने नमक का कारोबार स्टार्ट किया। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ उस समय भारत में सिर्फ 19 लाख टन नमक उत्पादित हो पा रही थी जो सिर्फ और सिर्फ भारत की जरूरत भी पूरा नहीं कर पा रही थी। और उस समय की तत्कालीन सरकार ने कई स्टेप्स लिए, कई नमक के लिए कई कारखाने खुलवाए, कई इंडस्ट्रियां लगवाई और उसके बाद नमक उत्पादन में बहुत जोर शोर से बढ़ा दिया गया। उसके बाद काफी वृद्धि भी लाई गई और सन 1953 तक आते आते जहां भारत अदर कंट्री से नमक को इंपोर्ट करती थी, सन 1953 के बाद यानी 54 के बाद एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी। अगर बात किया जाए साल 1980 तक तो 1980 तक भारत में नमक कोई बंद पैकेट में नहीं बिकता था, यहाँ नमक खुले में बिकता था और प्लास्टिक या फिर किसी अन्य कैरी बैग में ना उसको वजन करके बेचा जाता था। सन 1983 में देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा को इस साल्ट इंडस्ट्रीज में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और इसमें लग रहा था कि ग्रोथ का भी काफी पोटेंशियल है और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो नमक खुले में बिकती है वो अब हम एक पैकेट में बेचेंगे और वो भारत की सबसे पहली पैकेट साल्ट बेचने वाली कंपनी बनी।
जिसका कीमत उस समय 2 रुपए प्रति केजी था। और उन्होंने पूरा 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी पे किया, जिसका जिंगल था उस समय, नमक हो तो टाटा जैसा। और धीरे धीरे इतनी पॉपुलर हुई कि जितनी भी अदर कंट्री की यानी कि विदेशी नमक के ब्रांड थे, सारे धीरे धीरे खत्म हो गए और नंबर 1 पे चली आई टाटा साल्ट। और धीरे धीरे साल्ट इंडस्ट्री की टाटा लीडर बन गए। और तभी 1983 में एक और ब्रांड की लॉन्च हुई जो कैच नाम की ब्रांड थी, और इसे ऑन करता था डीएस ग्रुप। डीएस ग्रुप की कैच ने सभी कस्टमर को टारगेट नहीं किया, वो लोग एक अपर क्लास को, एक प्रीमियम पीपल को टारगेट किया। उनका टारगेट कस्टमर वो था जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता। और यहाँ पे उन्होंने प्राइसिंग भी काफी हाई लेवल रखा, जो टाटा के मुकाबले कई गुना थी। उन्होंने 200 ग्राम नमक का वजन का पैकेट जो था 6 रुपए का प्राइसिंग किया था, जो उस समय काफी प्रीमियम थी। तब भी उस समय टाटा की मार्केट शेयर लगभग 80% थी। तब जाकर 1992 में एक और ब्रांड की लॉन्च हुई जो कैप्टन कुक नाम से आया, जो एक केमिकल कंपनी डीसीडब्ल्यू ऑन करती थी, जिसका फोकस था एकदम हल्का और इजी फ्लो नमक बनाए। उस समय की सबसे पॉपुलर टीवी शो में एक एड भी आया जो किट्टी नाम के किरदार के साथ था, और उसमें साफ साफ दिखाया गया टाटा नमक के साथ कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में टाटा को काफी हार्ड फ्लो में दिखाया गया, जबकि कैप्टन कुक को एकदम इजी फ्लो में दिखाया गया था। और इस एड का काफी प्रभाव इतना पड़ा कि कैप्टन कुक का मार्केट साइज 300% तक बढ़ा, और वो भी एक बड़ी ब्रांड बन गई। ब्रांड बनकर वो भी कंपनी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। और तभी ने टाटा ग्रुप ने भी एक शानदार एड लॉन्च किया, और वो भी कैप्टन कुक के साथ एक कंपैरिजन दिखाई। इस कंपैरिजन में टाटा ने अपनी प्यूरिटी और प्रोडक्शन को दिखाया, न कि कैप्टन कुक की कमी को। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलेगी कि अगर आपकी मार्केट पोजीशनिंग सही है ना, तो अपनी एड बनाते समय, अपनी मार्केटिंग करते समय अपनी कंपटीटर की बढ़ा चढ़ाकर वैल्यू मत बढ़ाए, अपनी ही प्लस और पॉजिटिव पॉइंट दिखाए, ताकि जब अपनी प्लस और पॉजिटिव पॉइंट दिखाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ना कि कंपटीटर की। और यही तरीका टाटा ने भी अपनाया था। उन्होंने हमेशा अपनी ही बात की, नमक हो तो टाटा जैसा। इसके बाद 1995 में एक और कंपनी की, एफएमसीजी कंपनी की एंट्री हुई जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानी जाती है, और ये एक अन्य ब्रांड लॉन्च किया जो अन्नपूर्णा नाम से कहलाती थी। इन्होंने अपने एड में प्यूरिटी के साथ साथ आयोडीन पर भी फोकस किया, और एड में ये भी दिखाया गया कि आयोडीन की कमी से क्या क्या हो सकती है। आयोडीन के अवेयरनेस के कारण इस एड का काफी प्रभाव पड़ा और कंपनी में काफी ग्रोथ हो गई। अब मार्केट साइज काफी बढ़ गई थी। अब मार्केट में सिर्फ दो बड़े प्लेयर थे, एक टाटा और दूसरी हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इसी बीच कैप्टन कुक फंस गई इन दोनों के बीच, और वो कंपटीशन को झेल नहीं पाई। आखिरकार डीसीडब्ल्यू को अपनी साल्ट जो ब्रांड थी कैप्टन कुक, वो अंत में हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचनी ही पड़ी। और सन 2000 के बाद इंडिया में और भी बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड आए, जैसे आशीर्वाद, सफोल, निरमा, शुद्ध इत्यादि। और एक और बड़ी ब्रांड आई पतंजलि ने बहुत नया करने की कोशिश किया, पर वो ज्यादा आयुर्वेद पर फोकस करने के कारण मार्केट में कुछ खास नहीं कुछ कर पाई। और आज भी टाटा की मार्केट शेयर साल्ट इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा है। और अगर आज की बात की जाए तो आज इंडिया लगभग पर ईयर 226 लाख टन नमक प्रोड्यूस करती है।